नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक चल रहा था। आज सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या उसकी शक्तियाँ कह लीजिए या उसके कार्य कह लीजिए, ये हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशों से संबंधित हम बात करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का जो ये विषय वस्तु है, ये कक्षा 12 का टॉपिक है। इसमें नंबर 1 पर अभिलेख न्यायालय, जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब दो चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। नंबर 1 कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो हैं वो एविडेंस के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। मान लीजिए आज किसी विषय पर कोई निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो ऐसे ही आगामी विषयों पर वह निर्णय एक साक्ष्य या एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय हालांकि उस निर्णय को पुनः उसी प्रकार से लागू करे ये अनिवार्य नहीं है। निर्णय में परिवर्तन करने का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। नंबर 1 पर साक्ष्य के रूप में उसके निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने पर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। मान लीजिए कोई सिविल या क्रिमिनल मामला है, फौजदारी या दीवानी मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर कोई बुलावा भेजा जाता है या सम्मन भेजा जाता है, जिसे हम न्यायालय की भाषा में सम्मन कहते हैं, तो सम्मन का तामील अगर नहीं हो, सम्मन की पालना नहीं हो कि अमुक तिथि को आप इतने बजे न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो इसे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा और इस आधार पर न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। यही दोनों बातें अभिलेख न्यायालय के रूप में हम नंबर 1 पर इसकी अधिकारिता को पढ़ते हैं। और जो हम कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट पर न्यायालय दंड दे सकता है, तो यह दंड कितना होगा यह सर्वोच्च न्यायालय स्वयं तय करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्ति मानी जाती है। नंबर 2 पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे मामले जो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त भारत संघ राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी न्यायालय उन मामलों को नहीं सुन सकता। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक अधिकारिता कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो जाए या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, तो ऐसे विवादों को, इन विवादों का निस्तारण करना सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता मानी जाती है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता का उल्लेख आर्टिकल 131 में आपको अनुच्छेद याद करने होंगे। अनुच्छेद 131 कहता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता, आप 131 में 1 को लेकर चलें। नंबर 1 का मतलब है पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। मान लीजिए केंद्र व राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद है या 2 राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद है, उन्हें यहाँ लाया जाता है। इसी के साथ साथ इसके अंतर्गत एक हम शब्द पढ़ते हैं, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जब हम ये शब्द लेते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका तात्पर्य है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित जो मामले हैं वो ऐसे मामले हैं जिन्हें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह ऐसा मामला है जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही है, लेकिन यह समवर्ती है। समवर्ती का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर हैं, आप ले जा सकते हैं। मैंने अनुच्छेद 32 में इसका विस्तार से उल्लेख किया है, आप इसके संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता में 2 बातें आ गई, मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता। इन दोनों का ही उल्लेख हम इसमें देखते हैं। इसके बाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका उल्लेख आर्टिकल 132 में उल्लेखित है। फिर 133, 34, 35 और 36 में अलग अलग मामलों की अपीलीय क्षेत्राधिकारिता का वर्णन किया गया है। इन सब का एक साथ उल्लेख 132 में है। जैसे आपको पता है कि पिरामिड नुमा व्यवस्था है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एकीकृत सोपानिक व्यवस्था है न्यायपालिका की। कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के
विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, और वो कौन सा? सर्वोच्च अपीलीय क्षेत्राधिकार, अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 132 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सिविल मामले, जिसे हम कहते हैं सिविल दीवानी मामले, क्रिमिनल या हम जिसे फौजदारी मामले कहते हैं, या संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसे अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। इसके लिए जो मामला हाई कोर्ट सुनवाई करता है, हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करता है और उस प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित अवधि में अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब हाई कोर्ट अपने दिए हुए निर्णय के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में करने की परमिशन देता है, और उस परमिशन उस अवधि के दौरान, जैसे मान लीजिए 1 माह में आपको अपील करनी है, तो अगर आप 1 माह के अंदर अंदर अपील करते हैं तो वैलिड होगा और अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। या मान लीजिए कोई ऐसा मामला उच्च न्यायालय के पास आ गया जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है, तो सर्वोच्च न्यायालय को वह मामला उच्च न्यायालय बिना सुनवाई करे ही भिजवा सकता है। और फिर ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 145 का प्रयोग करते हुए एक क्या बनाएंगे? संविधान पीठ बनाएंगे। मैंने आपको बताया है कि संविधान पीठ न्यूनतम 5 न्यायाधीशों से मिलकर बनती है, और संविधान पीठ का निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। बहुमत का मतलब है अगर 5 न्यायाधीश हैं, 3 और 2 के मुकाबले जो 3 न्यायाधीश अगर पक्ष में हैं तो वह निर्णय लागू हो जाएगा। लेकिन जो विरोध में न्यायाधीश हैं उन्हें भी अपना मत रखने का अधिकार होता है, वह अपना मत रख सकते हैं, लेकिन बहुमत का निर्णय माना जाता है। तो हम अपीलीय क्षेत्राधिकार में ये मानते हैं कि अंतिम अपील कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 132 में। उसके बाद में 133, 34, 35, 36 में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दीवानी मामलों की किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, फौजदारी मामलों की किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, संविधान की व्याख्या से संबंधित किस प्रकार की प्रक्रिया, अलग अलग इसमें दे रखा है। इतना विस्तार से हमें यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम केवल इतना ध्यान रखें कि अपील, अंतिम अपील कहाँ होती है, समझ लें। इसके बाद में है निर्णय परिवर्तन संबंधी क्षेत्राधिकार। निर्णय परिवर्तन का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय स्वयं परिवर्तन कर सकता है। मतलब जैसे कि आपको ध्यान है, फंडामेंटल राइट में हमने इसको जाना कि गोलकनाथ का जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय दिया, उसी निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में ही केशवानंद भारती मामले में सुनवाई की गई। इसका मतलब, और निर्णय में परिवर्तन आ गया। जो निर्णय गोलकनाथ मामले में ये कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, फिर जाकर केशवानंद भारती मामले में ये कह दिया कि संशोधन कर सकती है। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने ही दिए निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 137 कहता है। अनुच्छेद 137 में यह व्याख्या है कि निर्णय परिवर्तन सर्वोच्च न्यायालय समय काल परिस्थितियों के आधार पर अपने दिए हुए निर्णयों में किसी भी समय परिवर्तन कर सकता है, ऐसा उसको अधिकार है, ऐसी उसकी क्षेत्राधिकारिता है या अधिकारिता है। फिर अगला आता है पूर्ण न्याय संबंधी क्षेत्राधिकार। पूर्ण न्याय, एब्सोल्यूट जस्टिस। पूर्ण न्याय का क्या मतलब है? मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले पर निर्णय देता है, उस निर्णय की क्रियान्विति कौन करेगा? उस निर्णय की क्रियान्विति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका करती है, या अमूमन कार्यपालिका को उसकी क्रियान्विति करनी होती है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा तय कर दिया गया है और मुआवजा दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो है उसको मुआवजे का निर्धारण करते हुए मुआवजा इतनी तारीख तक दिया जाए, ऐसा निर्णय दे सकती है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना हुई तो अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट के आधार पर पक्ष को दंडित किया जा सकता है। पूर्ण न्याय संबंधी क्षेत्राधिकार का उल्लेख आर्टिकल 142 में है। आपको अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 142 कहता है एब्सोल्यूट जस्टिस मिलेगा, पूर्ण न्याय मिलेगा, ऐसी व्याख्या हमारा संविधान करता है। अगर अंतिम हम बात करें कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ भी लिया है कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में क्या है, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों का संबंध है।
राष्ट्रपति किसी भी संविधान या विधि विषयक प्रश्नों पर सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, और सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा ऐसा लिखा हुआ है 143 में। मैंने आपको बताया कि सलाह देना अनिवार्य नहीं होता, सलाह देना या नहीं देना सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर निर्भर है, और सलाह को मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में किन मामलों में परामर्श है? तो मामले होंगे संविधान से संबंधित, संविधान की कोई व्याख्या से संबंधित, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्या करने का इसका कार्य होता है। संविधान की व्याख्या, संविधान में जो वर्णित शब्दावली है उनको स्पष्ट करना, ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। तो संविधान से संबंधित कोई भी व्याख्या निहित हो या विधि, किसी कानून से संबंधित कोई व्याख्या निहित हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से 6 हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। अभिलेख न्यायालय 129 में लिखा हुआ है, आर्टिकल याद रखें। प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता 131 में लिखा हुआ है, जो केंद्र राज्य और केवल 2 राज्यों से संबंधित अगर मामला हो। अपीलीय क्षेत्राधिकारिता 132 से 136 है। निर्णय परिवर्तन संबंधी क्षेत्राधिकार 137 है, स्वयं दिए गए निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। पूर्ण न्याय एब्सोल्यूट जस्टिस के बारे में अनुच्छेद 142 में वर्णित है, और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का 143 में वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें, सबसे लंबी अवधि तक अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई मुख्य न्यायाधीश रहे, वो सबसे लंबी अवधि है 7 वर्ष और 5 माह। यहाँ कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 वर्ष कैसे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु तक होता है का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष में न्यायाधीश बने इसका निर्धारण नहीं है, न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं है। तो जो जितनी कम आयु में न्यायाधीश बनेगा वो उतना लंबा कार्यकाल करेगा। तो इसी प्रकार से वाई.वी. चंद्रचूड़ का कार्यकाल जो है 7 वर्ष और 5 माह रहा है। सबसे कम अवधि कमल नारायण सिंह 18 दिन। क्यों? क्योंकि 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई, 18 दिन में वह सेवानिवृत्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश, ये बहुत बड़े गौरव की बात थी कि न्यायालय जो है वो एक प्रकार से पुरुष वर्ग की प्रधानता उसमें दिखाई देती रही थी, लेकिन वर्तमान समय में ये अवधारणा बदली है। चाहे वह अधिवक्ता के रूप में हो, चाहे वह न्यायाधीश के रूप में हो, महिलाएं आगे आई हैं। तो इसमें प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में फातिमा बीबी जो है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जो बाद में जाकर सेवानिवृत्ति के बाद में तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी बनी। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो न्यायाधीश जो हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राज्यपाल के रूप में उन्हें नियुक्ति भी दी गई, उपराष्ट्रपति भी रहे। तो कई उदाहरण इसमें मिलते हैं हमें। स्वतंत्र भारत में जो मुख्य न्यायाधीश जिनका जन्म हुआ वो थे एस.एच. कपाड़िया, मतलब 1947 के बाद इनका जन्म हुआ है। जनहित याचिका या लोकहितवाद के जन्मदाता पी.एन. भगवती। देखिए, लोकहितवाद का मतलब है न्यायालय ये कहता है जिसके विरुद्ध या जिसके लिए मामला हो वो पक्षकार बने। लेकिन पी.एन. भगवती ने एक नया कंसेप्ट दिया जनहित याचिका का। मान लीजिए किसी बड़े समुदाय या बड़े वर्ग के लिए कोई मामला है, उसे कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति उनकी बिहाफ पर उसे लेकर न्यायालय में जा सकता है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण का ही मामला है, कोई मोहल्ला, कोई जिला अगर पर्यावरण प्रदूषण से प्रदूषित है और कोई एनजीओ जो पर्यावरण से संबंधित काम कर रहा है वो उस मामले को लेकर न्यायालय में जाए तो उसे जनहित याचिका के रूप में ले जाया जा सकता है। या लोकहितवाद इसमें है कि पोस्ट कार्ड पर अगर आप लिख के भेजें अपनी शिकायत तो न्यायालय उस पर पैरवी करता है। या यूँ मान लीजिए कि किसी न्यूज़पेपर में कोई मामला छप गया है तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेते हुए उसकी मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है। तो इसे लोकहितवाद या जनहित याचिका कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, आपने सुना होगा ये नाम, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसे कहा जाता है। पी.एन. भगवती इसके जन्मदाता रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है पी.एन. भगवती का। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो रहे के.जी. बालकृष्णन, जिन्होंने 9वीं अनुसूची संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा था कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो मामले शामिल किए गए हैं, अगर वह 24 अप्रैल आपको ध्यान है 1973, ये केशवानंद भारती मामले की जो निर्णय आया, इसके बाद में अगर कोई मामला आया है तो उसकी सुनवाई हो सकती है आधारभूत ढांचे के आधार पर। तो वो न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ही थे जिन्होंने 2009-10 में ये निर्णय दिया। वर्तमान में जो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये अभी 2019 में ही
अगस्त माह में इनकी नियुक्ति हुई थी और सेवानिवृत्ति इनकी लगभग 2021 में होनी है। तो वर्तमान भी है पद पर कार्य कर रहे हैं, 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज सर्वोच्च न्यायालय का ये टॉपिक हमारा समाप्त हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि लगातार आप जुड़े रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है आपको तो आप व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं और आप स्टडी करते रहें। इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।